साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग नदियों के संबंध में महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। जो भी आपसे परीक्षाओं में नदियों संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अधिकतर प्रश्न जो नदियों संबंधित हैं, वो अधिकतर प्रश्न आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो सकेंगे और आप नदियों के बारे में एक बार इसको रिवाइज कर सकेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है अफवाह तंत्र। तो यहाँ पर विभिन्न नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, उनके जो सहायक नदियाँ हैं और उनसे संबंधित जो विभिन्न टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब क्या होता है, उन सभी को इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपवाह क्या होता है। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। आगे चलते हैं। हम लोग सारा चीज़ नहीं देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे क्या कहते हैं? जल ग्रहण या कैचमेंट क्षेत्र कहा जाता है। और एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवहित जो जल होता है या अपवहित जो क्षेत्र है, उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, जो कैचमेंट है, एरिया है, उसको नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए, आगे बढ़ने से पहले नदियों के संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कई बार जो है अपवाह प्रतिरूप के बारे में नदियों से पूछा जाता है, तो जो मुख्य अपवाह प्रतिरूप है उनको यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो है वो आपका वृक्षाकार प्रतिरूप है। तो ये क्या है? जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियां होती हैं। वहीं दूसरा, जब नदियां किसी पर्वत से निकल करके सभी दिशाओं में बहती हैं, किसी पर्वत से, ये पर्वत हिस्से निकल कर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अरीय रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे कि आपका अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा है आपका जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप में क्या है? जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर आकर इस प्रकार से मिलती हों, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसमें आपका छोटा नागपुर पठार, विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियां इस प्रतिरूप का उदाहरण है। अगला जो चौथा है, यह है आपका अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल प्रतिरूप। इसमें क्या होता है? जब सभी दिशाओं से नदियां बह करके, जैसे सभी दिशाओं से बह करके नदियां जो हैं किसी एक झील या गर्त में जाकर के विसर्जित होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं। जैसे कि राजस्थान व गुजरात की वे नदियां इस प्रतिरूप का उदाहरण जो झील या प्लाया में विसर्जित होती हैं। तो ये तो हमने समझा अपवाह प्रतिरूप क्या है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जो आधार है वो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूह में बांटा जा सकता है। एक है आपका अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र जो हैं वो दिल्ली कटक, अरावली या सह्याद्री द्वारा अलग होती हैं, विलग किए जाते हैं। इसमें देखिए, कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, ये बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, तो ये आपकी बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। जबकि शेष 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, तो ये अरब सागर का अपवाह तंत्र हो गए। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी इनका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो कैटेगराइजेशन है, ऐसी प्रमुख नदी द्रोणियां जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। इसमें आपकी 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक इत्यादि। वहीं दूसरा जो है मध्यम नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कि कालिंदी, पेरियार केरल की नदी है, मेघना इत्यादि। वहीं तीसरा जो कैटेगराइजेशन है वो लघु नदी द्रोणी, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल होती हैं। आगे देखते हैं।
देखिए, एक सेकंड। देखिए, उद्गम के आधार पर उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपोहा तंत्र को हिमालयी अपोहा तंत्र और व प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र में विभाजित किया जाता है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण से समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ये उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी पुरानी है। ठीक है, फिर भी यह अपवाह तंत्र जो है वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है और इसमें इसी के आधार पर बताया गया है। तो भारत के जो अपवाह तंत्र हैं इसको इन्हीं आधार पर कैटेगराइज किया गया है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है हिमालयी अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुई है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियाँ, द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी होती हैं। बारहमासी पूरे वर्ष पानी होता है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व बरसात दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों या गार्ज से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। महाखंडों या जो गार्ज हैं, इनके अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, जैसे कि आपकी समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित बहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इसके अतिरिक्त हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। कोशी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। अब आगे चलते हैं। हिमालय पर्वतीय अपोहा तंत्र का विकास के बारे में यदि बात करें तो हमें यहाँ पे विकास की बात बहुत ज़्यादा करनी नहीं है। आगे इसमें जो नदी तंत्र हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। पहले यहाँ पर जो है हिमालयी अपोहा तंत्र की जो नदियाँ हैं, हम उन नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, हिमालयी अपोहा तंत्र में 3 आएंगे, सिंधु नदी तंत्र आएगा, गंगा नदी तंत्र आएगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आएगा। तो सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। जो इसमें भारत में इसका क्षेत्रफल जो है वो 3,21,279 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। मतलब भारत में हिमालय की जो नदियाँ, सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, वो सिंधु नदी है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है, जो 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ से होता है, कैलाश पर्वत के बोखरचू के पास स्थित हिमनद से होती है। तिब्बत में इसे शिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, शिंगी खम्बान या शेरमुख कहते हैं। यह लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख की श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख है, तो लद्दाख में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। और यह पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। और ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो इसकी सहायक नदियों में आपकी श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग व द्रांस है। तो इसकी सहायक नदियों को आप जरूर याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त इसमें ये इसकी सहायक नदियां हैं। एक सेकंड। अंततः यह नदी जो है अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी हैं, एक तो काबुल है, अन्य में खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और संगर हैं। ये सभी नदियाँ जो आपकी खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और संगर है, ये सभी सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। और यह नदी जो है दक्षिण की ओर बहती हुई मीथन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। पंचनद नाम जो है पंजाब की 5 प्रमुख नदियों का है। इन 5 प्रमुख नदियों में क्या है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पंचनद में कौन कौन सी नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इनको पंचनद नाम दिया गया है। और अंत में सिंधु नदी जो है कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत में सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं, अब लद्दाख है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके केवल लेह जिले में बहती है। अब इसके अतिरिक्त हम झेलम की बात कर लेते हैं। झेलम ये सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। तो झेलम कहाँ से निकलती है, तो ये पीर पंजाल गिरिपद में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है।
और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर और बूलर झील झेलम नदी के तट पर है, से बहते हुए तंग व गहरे महाखंड या गार्ज से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से जाकर के मिल जाती है। तो झेलम जो है आगे चलकर कहाँ मिलती है? चेनाब से मिलती है। अब चेनाब की बात कर लेते हैं। तो चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यदि पूछा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, तो चेनाब नदी है। और यह चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। और ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। रावी, अगली नदी रावी। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब में नदी में मिलने से पहले यह नदी जो है पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है। पीर पंजाल व धौलाधर के बीच से होकर के बहती है रावी नदी आपकी। अब इसके बाद आता है ब्यास नदी। ब्यास नदी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखंड या गार्ज का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान प्रवेश करती है, जहाँ हरिके के पास सतलुज नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ब्यास नदी सतलुज नदी से मिलती है और सतलज आगे चल करके, मतलब सतलज से आगे चलकर चेनाब नदी मिल जाती है और सतलज ही फिर जाकर के मुख्यतः सिंधु से मिलती है। सतलज नदी की बात करें तो ये तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक जो है सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपण में एक गार्ज का निर्माण करती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। ध्यान रखिएगा, यह एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब ऐसी नदी जो पहले से जिस दिशा में बह रही थी उसी दिशा में बहती है, अपना मार्ग नहीं बदलती है। ये गार्ज इत्यादि का निर्माण करते हुए अपनी जो दिशा है वो बनाए रखती हैं। यह एक जो आपकी सतलुज नदी है, यह एक सिंधु की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह जो है भाखड़ा नंगल जो परियोजना है वो इस भाखड़ा नंगल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण जो है इसी सतलुज नदी के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात किया था, अब देखते हैं इसमें। देखिए, गंगा नदी जो है यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, जहाँ से निकलती है। और यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों गार्ज से होकर गुजरती है और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद यह गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत जो है वो बद्रीनाथ के ऊपर, अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ जो धाम है उसके ऊपर सतोपथ है, सतोपथ हिमनद से ही अलकनंदा निकलती है। और ये अलकनंदा नदी धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। तो विष्णुप्रयाग में आपकी विष्णु गंगा और धौली नदी जाकर के अलकनंदा से मिल जाती हैं। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। और गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर आपका जो है पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणामुखी होकर के दो जल वितरिकाओं भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर यह जो नदी है, इस नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। मतलब सबसे अधिक कहाँ प्रभावित होती है? उत्तर प्रदेश में, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में और फिर आपका उत्तराखंड। तो ये आप क्रम लगा सकते हैं। गंगा द्रोणी की ओर भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 मासी व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ शामिल हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है और बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी व महानंदा है। और सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल खाड़ी में जाकर के मिल जाती है।
यमुना जो कि इसकी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि पूछा जाए कि गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, और यही सबसे लंबी नदी सहायक नदी भी है। यमुना, इसका स्रोत जो है यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर 6,316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन, चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिंद, शिंगर, वरुणा आदि नदियाँ इसके बाएं तट पर मिलती हैं। और इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। अब बात कर लेते हैं चंबल नदी की। चंबल जो कि यमुना की सहायक नदी है, ये भी गंगा नदी तंत्र के तहत आती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तर मुखी होकर के एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। तो राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध, जिसे चंबल खंड कहते हैं, रैविन कहा जाता है। अब गंडक की बात करें, अन्य जो सहायक नदी है गंगा की, तो देखिए गंडक नदी जो है, एक सेकेंड, गंडक, देखिए चंबल जो है वो गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक है, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। और यह जो गंडक नदी है नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है गंडक, और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी की बात करते हैं। घाघरा नदी की, तो देखिए घाघरा नदी माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, शेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। और शारदा नदी, जिसे काली या काली गंगा भी कहते हैं, इससे जो है मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोशी की बात करें, कोशी भी गंगा की सहायक नदी है। कोशी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, ध्यान रखिएगा, कोशी नदी का स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोशी और पूर्व में तमुर कोशी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोशी बनाती है। अब रामगंगा की बात करते हैं, ये भी सहायक नदी है। रामगंगा नदी गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है और शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीमाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है रामगंगा। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है और यह भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी भी जैसे नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, उसी तरह से दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदी है दामोदर की। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया। पहले जो है दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई जहां इसे काली या चाइका कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा। कौन सी है? महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, महानंदा भी गंगा की सहायक नदी है और यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? आपकी गंगा नदी है, जबकि जो यमुना है वो दाएं तट पर मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है और पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है, सोन नदी। अब ये तो था आपका गंगा नदी तंत्र। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग
1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे तिब्बत में से सांगपो नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। तिब्बत के रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है, और मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का या गार्ज का निर्माण करती हुई यह एक प्रबुद्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है, और हिमालय के गिरिपद में यह शिशंग या दिशंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या शिकांग और लोहित मिलती हैं, और इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में कई सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की, देखिए ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं, यहाँ पे आपका दिव्यांग, सिकांग और लोहित थी। इसके अतिरिक्त आपकी जो हैं वो हैं बूढ़ी दिहिंग और धनसरी हैं। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में आपकी सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकोश है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और इसके बाद यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। अभी तक हमने आपका हिमालय अपवाह तंत्र देखा था, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र देखते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। ये फैक्ट को कुछ याद रखिएगा आप। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उतला होने से प्रमाणित होती है। पश्चिमी घाट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर से गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। देखिए, नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग हैं, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, तो ये विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। ये विसर्प नहीं बनाती, जैसे कि जो आपकी महाद्वीप वो हिमालयी नदियां हैं वो विसर्प बनाती हैं, परंतु दक्षिणी नदियां विसर्प नहीं बनाती प्रायद्वीपीय नदियां। और ये 12 मासी नहीं होती। भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय खंड में जो झुकाव है वो उत्तर पश्चिम दिशा से आपका क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, जिसके परिणाम से इसका अपवाह जो है बंगाल की खाड़ी को ओर उन्मुख हुआ है। ठीक है, जो झुकाव है वो बंगाल खाड़ी की तरफ है। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। जो भी नदी तंत्र इसमें नदी आएंगे इसमें, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं महानदी की। महानदी जो है आपका ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघवा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। ठीक है, महानदी जो कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, महानंदा जो है, एक सेकंड, महानंदा नहीं, महानंदा की बात होगी, ये महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो महानदी जो है आपकी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा के निकट निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई अपना जल बंगाल खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले भाग में नौ संचालन भी होता है और इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग जो है उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। ऐसे तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ से निकलती छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जाती, परंतु इसका जो अपवाह क्षेत्र है उसमें आपका मध्य प्रदेश भी आता है। अब इसके बाद यदि बात करें गोदावरी की, और यहाँ ध्यान रखिएगा महानदी के बारे में, महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें आपकी कई बार पूछा जाता है, तो उसमें ओंग, टेल, हसदो, मंद, शिवनाथ, सोंडार, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोदावरी की। गोदावरी जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। किसे दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी को। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। महाराष्ट्र में जो है नासिक जिले के में जो त्र्यंबक पहाड़ी की कालसूबाई चोटी से ये निकलती है और बंगाल खाड़ी में जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। देखिए, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसका 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा हैं। ठीक है,
ये मंजरा हैं। और पोलावरम के दक्षिण में जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सुदृश्य प्रपात की रचना करती है और इसके डेल्टाई भाग में ही नौ संचालन संभव है। राजमुंदरी के बीच यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो गोदावरी नदी है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो महत्वपूर्ण पूछा जाता है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। इसके अतिरिक्त बेनगंगा है, किनाराशानी है, मंजरा है, मूला है, प्रवरा है, दूधना है, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में आपका महाबलेश्वर की चोटी के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जो अन्य नदियां हैं उसमें देखिए कोयना, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, दोनी, भीमा, डिंडी, मूशी, ये सभी की सभी इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और जो शेष 29% भाग है वो आंध्रा और तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तो यह नदी जो है आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना से प्रवाहित होती है और बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोडांगू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। देखिए, इसके बारे में याद रखिएगा, प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग पूरे वर्ष बहती है, मतलब बरहोमासी नदी है। क्यों ये नदी बरहोमासी क्यों है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ बरहोमासी नहीं होती हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि गर्मी के मौसम बरसात होती है और निम्न क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून जो कि सर्दी में बरसात होती है, इससे इसको जल मिलता है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में है, 41% भाग कर्नाटक में और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर प्रवाहित होती है। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काबिनी, भवानी और अमरावती। इसके अतिरिक्त नोइल, सुवर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, हेमवती, अकरावती इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है? अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य या भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड गाज और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ समझ लीजिए इसको कि ये आपका क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है, भ्रंश घाटी से। तो इसमें आप देखेंगे इसके उत्तर में विंध्याचल है और इसके दक्षिण में आपकी सतपुड़ा। तो इसके मध्य से इसके मध्य में जो भ्रंश घाटी बनती है उसी से होकर गुजरता है। कई बार पूछा गया कि किन श्रेणियों के मध्य में ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, तो विंध्याचल और आपका सतपुड़ा के मध्य में। और इसके अतिरिक्त जो जबलपुर का धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर है? तो वो नर्मदा नदी पर है। और फिर ये आगे बहते हुए भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर से मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद मुंह बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अब बात करते हैं तापी की। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी जैसे कि नर्मदा है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और 724 किलोमीटर लंबी नदी है यह, और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र में तापी में 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में। तो यह नदी आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। आरावली के पश्चिम में लूनी नदी के बारे में बात करें तो आरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी आरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। इसके बाद तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जाकर के मिल जाती है। तो लूनी नदी कच्छ के रन में ही समाप्त हो जाती है, ये अरब सागर तक नहीं जा पाती है। ठीक है, और यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और दक्षिण की ओर बहने वाली पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर मतलब जो अरब सागर में जाके मिल रही हैं और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो बंगाल खाड़ी में जाकर गिर रही हैं। तो देखिए अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग जो है वो छोटा है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो इसमें देखिए
एक नदी है आपकी शत्रुनिजी, एक ऐसी नदी है जो अमरावली जिले में डलकाहवा से निकलती है। ये आपका पश्चिम दिशा में बहती है और गंगा की वो गुजरात की नदी है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। तो ये सारी नदियां देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं साबरमती गुजरात से निकलती है, माही भी गुजरात की है, ढाढर पंचमहल जिले के घंटार गांव से। इसके अतिरिक्त आपका शेतरनीजी है, आपका भद्रा नदी है, भद्रा है, कालिंदी है, और इसके बाद शरावती नदी है कर्नाटक में, भरतपुजा है, मांडवी और जुआरी है, पेरियार है। ये सभी नदियां जो है पश्चिम दिशा में बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। शरावती नदी जो है आपका ये कर्नाटक के शिमोग जिला से निकलती है। मांडवी और जुआरी गोवा की नदियां हैं। और भरतपुजा के बारे में बात करें तो भरतपुजा ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बताया गया है, एक सेकेंड, ये भरतपुजा केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5,397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के साथ किया जा सकता है। अभी दिखाता हूँ मैं। दूसरा है पेरियार। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है वो 5,243 वर्ग किलोमीटर है। केरल की अन्य जो उल्लेखनीय नदी है वो पंबा, जो कि उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेम्बनाड झील में जाके गिर जाती है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है, ये टेबल, इस टेबल का चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। तो देखिए, साबरमती है, माही है, ढाढर है, कालिंदी है, सारावती है, भरतपुजा, पेरियार। इन नदियों के नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका भद्रा नदी भी है, शेतूर निजी नदी भी है इसी में, ठीक है। मांडवी और जुआरी नदी भी है जो पश्चिम की ओर बहती है। और इसमें अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक जल क्षेत्र किसका है, जलग्रहण क्षेत्र माही नदी का। पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं, जो छोटी नदियां हैं, उसमें माही का है, ठीक, फिर साबरमती का है, माही का है, फिर साबरमती का है। इसके बाद आप देखेंगे तो भरतपुजा का है, फिर पेरियार का है, और फिर कालिंदी का आता है, फिर आपका ढाढर, और उसमें छोटा देखेंगे शरावती का है। अब पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं, बहने वाली छोटी नदियां, इनकी बात करते हैं तो प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इनमें आपकी जो है वो स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वामसधारा, पिन्नर, पल्लार और बैगाई, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो आप यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। स्वर्णरेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, पेन्नर है, पोलार है, ठीक है। तो ये पालार हैं, ये सभी नदियाँ आपकी पूर्व की ओर बहती हैं। इसमें सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र किसका है, आप देखेंगे तो वो पेन्नर नदी का है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका ब्राह्मणी आता है, फिर आपका स्वर्णरेखा, फिर पल्लार आएगा, और फिर सबसे कम बैतरणी का। अब आगे चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। इससे प्रश्न आपका बनता है। उद्गम स्थल के स्थान आधार पर देखें तो हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत, हिमालयी नदियों के जो उद्गम स्थल क्या हैं, हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के उद्गम स्थल क्या हैं, प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्च भूमि है। वहीं प्रवाह प्रवृत्ति के आधार पर देखें तो हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं, क्योंकि इन्हें जो जल हो वो हिमनद व वर्षा से प्राप्त होता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं, क्योंकि ये मानसून वर्षा पर निर्भर होती हैं। अपवाह के प्रकार की बात कर लें तो जो हिमालयी नदियाँ हैं ये पूर्ववर्ती हैं व अनुवर्ती हैं, पूर्ववर्ती अनुवर्ती दोनों प्रकार होती हैं। मैदानी भाग में इनका जो प्रारूप होता है वो वृक्षाकार प्रारूप होता है, जैसा कि हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं वृक्षाकार प्रारूप क्या होता है। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं अध्यारोपित पुनर्वनित नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती हैं। वहीं नदी की प्रकृति की बात करें तो हिमालयी नदियों का जो मार्ग लंबा होता है, लंबा मार्ग, ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ, अविशीर्ष अपरदन व नदी अपहरण, मैदानों में जल मार्ग बदलना तथा विसर्ग बनाना इनकी विशेषताएं या इनकी प्रकृति है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग पर चलती हैं और ये विसर्ग का निर्माण नहीं करती हैं। वहीं जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो हिमालयी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी द्रोणी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जो द्रोणी होती है छोटी होती है, अपेक्षाकृत द्रोणी छोटी होती है। नदी की आयु की बात करें तो जो हिमालयी नदियाँ हैं ये युवा हैं, युवा क्रियाशील व घाटियों को गहरा करना इनका करती हैं, तो ये अभी युवावस्था में है। वहीं जो आपकी
प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये प्रोणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ हैं, मतलब ये वृद्धावस्था में हैं जो अपने आधार तल जा पहुँची हैं। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जल विसर्जन या डिस्चार्ज नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप होता है। इसे मापते किस में है, इसको आपको याद रखना है। क्यूसेक, क्यूसेक मतलब क्या होता है, क्यूबिक फुट प्रति सेकंड, या क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में इसको मापा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिए, इससे आपके कई सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे।